हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है जिसमें हम समझेंगे कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे चैप्टर में आने वाले हैं। फिर इसके बाद इसका मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। तो इस चैप्टर के आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो अभी ऑलरेडी चल रहा है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन। एंड योर सेकंड इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज 1.1 पे, और जो थर्ड वीडियो है वो हमारी आएगी एक्सरसाइज 1.2 पे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की कि हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स कलेक्शन होता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, कलेक्टिवली दे आर नोन एज रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स में हर टाइप के नंबर आ गए, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो, हर टाइप के नंबर इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 होगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है, फिर हम देखेंगे LCM क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे होगे। उसके बाद हम देखेंगे कि HCF और LCM में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ रहे होंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि हम 1.2 में क्या पढ़ेंगे। तो 1.2 में देखो बहुत आसान एक्सरसाइज ये मानी जाती है। पूरा ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, जो आपका पूरा रियल नंबर्स है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रूव करना आता है। हर क्वेश्चन इसमें प्रूव करना आएगा कि फलाने को, फलाना मतलब आपको √1, √2, √3 कुछ भी दिया जा सकता है। तो प्रूव करो उसको कि वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे ना, हम हमेशा इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको √2 दे दिया, इसको इर्रेशनल नंबर आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, लेट कर लेंगे इसको रेशनल नंबर, और फिर जो हम मान के चले थे उसको खुद ही गलत साबित कर देंगे, और फिर हम कहेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जी, हमने माना कुछ और था, आ कुछ और गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया, इसकी वजह से वो रेशनल नंबर रहा ही नहीं। और रेशनल नंबर नहीं रहा तो बचा क्या, 2 ही टाइप के नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं बाद। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि HCF LCM ये आपको कैसे निकालना है। HCF का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो किसी भी गिवन पर्टिकुलर नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। जैसे 20 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 2 है। तो वहाँ से आप उसकी हेल्प से उसका LCM निकाल सकते हो। उसमें प्रॉपर एक मेथड होता है, वो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि HCF और LCM का रिलेशनशिप क्या होता है। तो कभी भी अगर आप लोगों को कोई 2 नंबर्स गिवन है तो उन दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर हम लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर हम लेंगे, तो वो उन दोनों नंबर्स का जो LCM और HCF आया ना, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब LCM इंटू HCF के इक्वल हो जाती है ये वाली चीज़। ठीक है,
समझ आ रहा है? नहीं समझ आया तो एक एग्जाम्पल लेंगे। मेरे पास 24 और 2 है, 2 नंबर्स है। हमने क्या बोला, इन दोनों नंबर्स का जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो वो इक्वल आएगा उसके एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एक बार ज़रा वो भी देख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हटाओ, चलो इसको भी हटाओ, ये नंबर्स ले लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, 2 नंबर्स दे रखे हैं 24 और 12, ठीक है। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, फिर हम इसका LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सभी को आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 12 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, और 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ऐसे ही आप 12 का निकालोगे, 12 का देखो क्या आएगा, 2 पे जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा 3 बचेगा, और फिर 3 पे जाएगा और 1 बचेगा। तो आपने क्या करना है, जिस नंबर के जो फैक्टर्स आए हैं उनके सामने वो फैक्टर्स आपने लिख देने हैं। तो 24 इक्वल्स टू, इसके क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है। 12 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया है, ठीक है। अब आपने वो नंबर्स उठाने हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, ज़रा बताओगे। पहला 2 कॉमन है, उठा लिया। दूसरा 2 कॉमन है, उठा लिया। तीसरे वाले 2 के लिए इधर हमारे पास 2 तो लेफ़्ट नहीं है, तो उसको तो हमने छोड़ दिया, बाकी ये वाला हमने 3 उठा लिया, ठीक है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब जो भी कॉमन नंबर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 आपका क्या होता है, 4 होता है, 4 इंटू 3 आपका क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है किसका, HCF निकालने का। HCF निकालने का ये आपका तरीका है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको LCM भी निकाल के दिखाऊंगी। इसी क्वेश्चन में LCM भी हम निकालेंगे। LCM के लिए आपने देखा होगा, जब आपने फ्रैक्शंस चैप्टर करा होगा, अर्लियर क्लासेस में रेशनल नंबर चैप्टर्स करा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आप LCM निकालते हो पूरा। तो जैसे मुझे इन दोनों नंबर्स का अगर LCM निकालना है तो मैं 24 और 12 का कंबाइंड LCM लेती हूँ, कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन लेती हूँ ना। LCM निकालने का यही तरीका होता है। हालांकि मुझे देख के पता चल रहा है कि 12 का जो मल्टीपल है वो 24 है, तो LCM 24 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि क्या 24 आ रहा है। 2 पे जाएगा 12, 6 आया, फिर से 2 पे गया। आपको दोनों नंबर्स को एक ही टेबल से कट करना है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, अब किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 1 ज़ा। जब कैंसिल आउट होना बंद हो जाए तो उन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या बन जाता है, LCM बन जाता है। तो आपका यहाँ पे जो LCM बनेगा वो क्या बनेगा, LCM आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 लिखो मत लिखो आपकी चॉइस है। सभी नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट कर दिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो 24 इसका क्या आ गया, LCM आ गया, और 12 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी थी कि जो 2 नंबर्स आपको गिवन होंगे उनका प्रोडक्ट हमेशा LCM इंटू HCF के इक्वल आएगा। इस वाली चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स जो है वो किसके इक्वल है, LCM इंटू HCF के है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, इनका रिलेशन चेक कर रहे हैं, रिलेशनशिप। तो लो भाई, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लो, 24 इंटू 12, ये कितना होता है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 8 2, ये कितना आ गया भैया, 288 आ गया। इस तरफ क्या लेते हैं, LCM इंटू HCF दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आया आपका 12 और ये आया आपका 24।
अब 24 इंटू 12 करो या 12 इंटू 24 करो, आएगा तो 280 तो इसका मतलब आपका LHS भी कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, RHS भी कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आपको दो नंबर्स यहाँ पे गिवन है और अगर आप उनका HCF और LCM निकालते हो तो हमेशा दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, तीन नंबर्स के लिए नहीं है। अगर आपको तीन नंबर्स गिवन है तो कभी भी ये चीज़ वैलिड नहीं होगी, ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रही हैं चीज़ें? ओके, तो इंट्रोडक्शन वाले में बताने के लिए यही चीज़ें थी। जो एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चंस करेंगे प्रूव दैट वाले, वो मुझे साथ के साथ एक्सप्लेन करके उनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो में, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको जो भी नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है आपको उसको प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें लिखना है। तो एक बार देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 140। तो मतलब आपको 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है करना, नहीं आता तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख लो। 2 से जाएगा 70 आएगा, अगेन 2 से जाएगा 35 आएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा तो किस चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 + 5 8 होता है, मतलब नंबर्स का सम क्या है, 8 है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 पे नहीं जाएगा। किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। दैट मीन्स हमें जो नंबर गिवन था वो क्या था, 140 था। उसको हमने ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब हमें किस में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो लिखने का तरीका देखो, 140 इक्वल्स टू जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं सभी का प्रोडक्ट, 2 × 2 × 5 × 7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका भी प्रोडक्ट कर देते हो, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इनका जो आप प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखते हो वो एक्चुअल में यही आंसर आ जाता है ना, वो सेम, क्योंकि ये इसी के ही तो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कुछ लोग वो भी कर देते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 156 को करेंगे। पहले 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, 1 कैरी देगा 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 9 ज़ा 18। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 13 ज़ा और 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो मतलब 156 के हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब आप 156 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 13। ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3825। तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं सो दैट पूरा तो आ जाए एटलीस्ट। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। पहले इनका सम कर लेते हैं। 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18 होता है। 18 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये 3 पे जाएगा। राइट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब चेक करो क्या ये 3 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है जी, काट दो जा रहा है तो। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। क्या अब 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस में क्या है, 5 है। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी आएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे जाएगा, 17 5 ज़ा 85 होता है, देन 17 एंड देन 1। अभी आपको एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं निकालना, अभी सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3825 इक्वल आ जाएगा मेरा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके अलावा भी अभी हमारे पास 2 पार्ट्स और हैं, उनको भी कवर करेंगे। 4th पार्ट ये आपको दे रखा है 5005 एंड 5th पार्ट 7429। ठीक है, करें इसको सॉल्व। ओके, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा।
तो 1 0 0 1 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 30 बचेगा। 7 4 ज़ा 28 और 21। ठीक है, 7 के टेबल पे जाएगा। कैसे? 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी बचेगा। 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। अब किस पे जाएगा? क्लियरली पता चल रहा है 11 पे जा रहा है, क्योंकि 11 1 ज़ा 11 होता है। 3 कैरी बचेगा, 33 बन जाएगा, तो 13 पे जा रहा है। ओके, तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पार्ट 7 4 2 9। 7 4 2 9। ठीक है, कौन सी टेबल से जा रहा है? ये 17 से जा रहा है। 437 आ जाएगा। उसके बाद ये 19 पे जाएगा, 23 बचेगा हमारे पास, और 23 × 1 करेंगे, देन 23 आएगा। तो हमारे पास 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या क्या बच गए? 17 × 19 × 23। देखो, इस टाइप के नंबर्स ना बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में टकरा सकते हैं, जो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि प्राइम नंबर्स है। यहाँ तक कि 1 मिनट के लिए मुझे भी आंसर चेक करना पड़ गया कि क्या ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना पेशेंस लेवल चेक हो रहा है कि आप कितने हद तक उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो। एक तो होता है कि अभी स्टार्टिंग करी सॉल्व करने की और फिर देख लिया जी आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड होता है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में अच्छे से बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। तो वहाँ यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं। इनका एक तो आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो भी आपका एलसीएम एचसीएफ आएगा उसी की हेल्प से आपको इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। 26 का निकालेंगे, 2 पे जाएगा, 13 बचेगा। अब 13 खुद ही क्या है? प्राइम नंबर है, तो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे हो जाएगा? 13 से ही हो जाएगा। उसके बाद हम 91 का करेंगे। 91 किस पे जाएगा? 91 अगर आपको याद आ रहा हो तो 13 7 ज़ा 91 होता है। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है? 7 है। 7 × 13 और 13 1 ज़ा 13। मतलब हमारे पास 26 के यहाँ पे 2 फैक्टर आते हैं, 2 प्राइम फैक्टर आते हैं, 2 × 13, और 91 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? 7 × 13। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी चीज़ कॉमन जाती है, जो भी चीज़ दोनों नंबर्स में कॉमन होती है, वही क्या बन जाती है? एचसीएफ बन जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं बोलूँगी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है? एक चीज़ फाइंड आउट हो गई हमारी। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों का कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जिसको हम एलसीएम लेना भी कहते हैं, या फिर जो ये निकाल रखा है इसी की हेल्प से निकाल सकते हो। तो पिछले वाले जो वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, वो अलग से एलसीएम कैसे लेते हैं वो कराया था, बट इसी में मुझे एलसीएम लेना है, तो कैसे लेंगे वो अभी बताती हूँ। ओके, तो एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम आपका हो जाएगा, पहले तो जो नंबर कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। ठीक है जी, एक बार लिख दिया। उसके बाद जितने भी नंबर्स जो कॉमन नहीं है बच गए हैं, उनको आपको एक एक बार लिख देना है। जैसे 2 बच गया, 7 बच गया, तो 2 यहाँ पे और 7 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 13 2 ज़ा 26 होता है, 26 × 7 करोगे तो क्या आएगा? 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 2 ज़ा 14 और 4 18 होता है। तो 182 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एचसीएफ कैसे निकाला मैंने, एलसीएम कैसे निकाला। अब आती है तीसरी बारी। तीसरी बारी किसकी है भैया? रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की। तो वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को, जो कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो इक्वल आना चाहिए। पहले इस चीज़ को लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक तरफ आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके चलना है, और दूसरी तरफ आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। अच्छा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? 182 इंटू एचसीएफ कितना आया है? 13।
ये हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए तो 26 इंटू 91 हो जाएगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना भी मुझे नहीं सिखाना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अच्छे से आता है। वीडियो को पॉज करो और करो सॉल्व, तब तक मैं करती हूँ। 26 इंटू 91 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जी 6 9 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18 और 5 23, 6 6 3 2। तो जी मेरा आ रहा है 2366। इसको भी चेक कर लेते हैं। 182 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 13 से। 3 1 ज़ा 3, 4 5 और 182, ये हो जाएगा 6 6 3 2, 2366। मतलब मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। और अगर आ चुका है तो जो रिलेशनशिप है वो भी हमने वेरीफाई कर लिया, मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी डन। लास्ट में लिख देना कि आपने वेरीफाई करा। इतनी जो मेहनत करी है उसका लिखो तो सही कि हेंस वेरीफाई हो गया है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? 510 एंड 92। ठीक है, करें इसको सॉल्व। सबसे पहले 510 का निकालेंगे। 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, क्या बचेगा 11, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा जी। अच्छा, 3 पे कितने पे जाएगा? 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। 5 पे जाएगा, 17 5 ज़ा क्योंकि 85 होता है, दैट्स वाई। उसके बाद 92 का करोगे इसी फॉर्म में। 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। अगेन 2 पे जाएगा, 23 और 23 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? देखते रहना, आपको अपनी कैलकुलेशन भी साथ साथ चेक करनी है। 510 के क्या क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो क्या कॉमन जा रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ रही है? बताओ, क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। ओके, अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी सबको हमें जितनी बार दे रखा है उतनी बार लिखना है। 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके मैं आपको फाइनल बता देती हूँ कि आपका क्या आना चाहिए। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट है ना, तो इसमें आपका आना चाहिए 23460। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 23460 आपका इसका LCM आएगा। खैर, अभी हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि सही है या नहीं है। तो रिलेशनशिप हम कैसे वेरीफाई करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लेके चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF करते हैं। LCM इंटू HCF कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 23460। और इस तरफ मुझे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो 510 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे? 92 से। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें? कहाँ मल्टीप्लाई करें, जगह छोड़ी नहीं, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले इसको यहीं पे कर लो। 0 का 0 आएगा, 6 2 ज़ा क्या होता है? 12 होता है, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। इसका तो हमारा ये आ गया। इसका और चेक कर लेते हैं। 51 इंटू 92 करते हैं ज़रा। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 2964 ये आ गया। और साथ में एक 0 है जो हमने 510 नहीं लिखा, 51 लिखा उसका, तो ये आ रहा है आपका 46920। मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है और दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया है। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। गॉट माई पॉइंट? समझ आ रही है चीज़ें? थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है? दैट इज़ 336 एंड
54। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। आप तब तक करते रहो 2 से जब तक कि वंस प्लेस में कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से डिवाइड ना होता हो। आ गया 1 आ गया, तो अब किस पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। ठीक है भैया। अच्छा 336 को मैं क्या लिख सकती हूँ फिर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार, इंटू 3 इंटू 7, ये आया है। अब 54 का भी देख लेते हैं। 54 आपका पहले 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 3 पे जाएगा तो 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये तो। 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार। अब आई मेन बारी इसको सॉल्व करने की। मतलब अब आपको निकालना है HCF और LCM। HCF बताया था जो कॉमन जा रहा है, एक 2 कॉमन जा रहा है। अब यहाँ पे और कोई 2 नहीं है तो इनके साथ तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला 3 इसके साथ जा सकता है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 2 ही चीज़ें बची, आपका क्या बन गया, 6 बन गया। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा जी। HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब LCM निकालने का आपको तरीका भी मैंने बता दिया था यहाँ पे, कैसे निकालना है आपको LCM। जो आपके कॉमन नंबर्स हैं उनको आप एक बार लिखोगे तो उनको पहले ही लिख दो, ताकि बाद में गलती होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाए। बाकी जो नंबर्स रह गए वो जितने हैं उतने लिखने हैं। 2 कितनी बार बचा, 3 बार। 3 कितनी बार बचा, 2 बार। और 7 कितनी बार बचा, 1 बार। लिख दो। 2 कितनी बार बचा मेरा, 3 बार। 3 कितनी बार बचा मेरा, 2 बार। और 7 कितनी बार बचा मेरा, 1 बार। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले 2 को कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये 2 मिलके हमारे पास क्या ला रहा है 16। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 क्या ला रहा है, 27 और 7, तो 16 7 ज़ा कितना होता है आपका, 112 होता है। 16 7 ज़ा क्या होता है, 112 होता है। और 112 इंटू 27 आपको करना है। कॉपी पेन ना लेके बैठा करो ताकि आप साथ साथ नोट करते जाओ। बुक भी अपने सामने ओपन रखनी चाहिए आपको। 3024 3024। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। HCF आ गया जी, LCM आ गया। क्या रह गया, रिलेशनशिप वेरीफाई करना रह गया। फटाफट उसको वेरीफाई करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 2 को एंड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई थिंक 3 ही पार्ट्स है ना। इस क्वेश्चन में आपके 3 ही पार्ट्स थे। अच्छा, अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप क्या है भैया इस रिलेशनशिप में, ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये LCM और HCF का रिलेशनशिप है। काम कर लो काम, ठीक है ना, अपना ध्यान वहाँ मत पहुँचाओ, काम करो अपना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक है भैया, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। 336 इंटू 54 इक्वल हो जाएगा 3024 इंटू HCF कितना आया मेरा, 6 आया है, 6 के। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन करेगा मल्टीप्लाई, आप करोगे और कौन करेगा, करो मल्टीप्लाई और फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करके कि क्या आ रहा है। जब तक मैं भी मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले छोटे वाला कर लेते हैं। 3024 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 13 14, 1 आएगा, 6 3 ज़ा 18। तो मेरा आ रहा है जी यहाँ पे 18144। इसको भी चेक करते हैं। 336 इंटू 54 कहाँ करें इसको, 336 इंटू 54 मैं करूँगी। 6 4 ज़ा 24,
अच्छा 4 3 ज़ा 12, 13 14, 12 और 1 13, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 और 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 11 8 1, ये भी कितना आ रहा है 18144 आ रहा है, 18144। दैट मीन्स मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, और आ गया इक्वल तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ध्यान से, अपने आगे NCERT की बुक्स ओपन करके बैठ जाओ। फाइंड द LCM एंड HCF। आपको दो चीज़ें निकालनी है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। देखो लंबे लंबे क्वेश्चंस को लिखने में प्रॉब्लम ये होती है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बुक खोल के बैठूंगी, आप बुक खोल के बैठो और मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे देखो लिख ही रही हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फॉलोइंग इंटीजर्स मतलब जो भी इंटीजर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से उनको निकालना है। ओके, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा 12 15 21। ओके, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ नहीं बोली कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF वाला रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपके पास गिवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो 3 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस केस में वो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। पहले 12 का निकालेंगे। 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 1 ज़ा। ठीक है, तो ये आपका किसका आ गया? 12 का आ गया। मार्कर को क्या हो गया? उसके बाद आ जाओ 15। 15 का क्या होगा? 15 3 के टेबल में जाता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, इतना आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे 21 का। 3 7 ज़ा 21 होता है, हमें पता है जी, हमने बचपन में बहुत अच्छे से टेबल करे हैं जी, है ना। ओके, अब सभी के प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए? 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 3 इंटू 7। पहला स्टेप होता है आपका क्या करना? HCF निकालना। तो HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है, तो एक 3 ही ऐसा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है जो तीनों में आपका कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? HCF हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब जी मुझे निकालना है LCM। तो LCM जब हम निकालते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप एक तो जो आपका कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख दो, उसके बाद जितने नंबर्स रह गए वो लिख दो। तो हमारा 2 रह गया 2 बार, 5 और 7 रह गया, तो आप इनको लिख दो। 2 रह गया मेरा 2 बार, 5 रह गया और 7 रह गया, और इन सबको आप आपस में सॉल्व कर लो। तो 3 2 ज़ा यहाँ से 6 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 7 ज़ा 70, 70 इंटू 6 करोगे तो 420, चाची 420। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या आ गया? LCM आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी इजी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी था, उसमें हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना पड़ रहा था। यहाँ पे नंबर्स भी छोटे मिल रहे हैं, नंबर्स 3 है, बस ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट 329। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको एक समझने वाली चीज़ है। क्या समझने वाली चीज़ है? तीनों नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो तीनों ही मेरे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स मैंने पढ़ा था कि वो अपने खुद के टेबल में जाते हैं। तो 17 अपने टेबल में जाएगा, 23 अपने टेबल में जाएगा और 29 भी अपने टेबल में जाएगा। तो भैया जब अपने टेबल में जाना ही है तो उसने क्वेश्चन ही क्यों दिया है? आपका टेस्ट करने के लिए कि आप में कितने पेशेंस है, क्या आप चीज़ों को चेक कर रहे हो कि ये कौन से टाइप का नंबर्स है, आप लोगों के लिए किया ये सब। अब 17 का एक ही फैक्टर बन रहा है तो लिखने की नीड नहीं है, तीनों का एक ही फैक्टर बन रहा है वो भी लिखने की नीड नहीं है।
सीधा HCF लिखोगे। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन होता है। तीनों में कॉमन क्या, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर है ना, इसलिए आप 1 लिख सकते हो। और LCM में क्या आ जाएगा, LCM में तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 17 × 23 × 29। ठीक है, अब एक एक करके इनका प्रोडक्ट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 17 × 23 करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 1, ये 3 लिखा है। 9 3 391 आ गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 29 से। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27 यानी 35 बनेगा। 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 9 3 13 और 11। तो आपका HCF नहीं सॉरी LCM क्या आ गया आपका यहाँ पे 11 3 3 9। ठीक है, कितना बढ़िया नंबर आया 11 3 3। अच्छा ये देखो थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या नंबर दे रखा है 8, 9, 25। ठीक है, इसका मुझे यहाँ पे HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले 8 का करेंगे। 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 1 ज़ा क्या होता है 2 होता है। 8 का निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 का करेंगे। 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 1 ज़ा 3 होता है। फिर 25 का निकालेंगे। 25 किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर्स का यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे ताकि हम HCF और LCM फाइंड आउट कर पाएँ। 2 × 2 × 2, 9 का क्या आएगा 3 × 3, 25 का क्या आएगा 5 × 5। क्या कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है? कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा। HCF क्या आएगा 1 आएगा। अभी हमने पिछले वाले पार्ट्स में अच्छे से समझा 1 क्यों आएगा जी। उसके बाद LCM का मतलब होता है सभी का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 2 × 2 × 2 करूँगी मैं 8 ही आ जाएगा। 3 × 3 करूँगी 9, तो क्यों ना मैं इन तीनों का ही प्रोडक्ट कर दूँ। 8 × 9 × 25, तो 8 9 ज़ा मेरा 72 होता है। 72 को मुझे 25 से प्रोडक्ट करना है, तो 5 2 ज़ा मेरा 10 होता है, यहाँ आ जाएगा 36। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 0 0 1 8, कितना आ गया 1800। तो 1800 इसका क्या हो गया, LCM हो गया, और 1 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि कॉपी पेन और अपनी NCERT की बुक अपने साथ लेके बैठो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। गिवन दैट HCF ऑफ 306,675 इज़ 9। आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 306,657 का। कितना दे रखा है HCF 9। फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है 306,657 का। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। इसमें आपको क्लियरली पता है कि आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, और 2 नंबर्स भी दे रखे हैं। तो क्या हम अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या होता है रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है HCF × LCM के। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मुझे क्या क्या गिवन है, 306 और 657। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 306 × 657। HCF मेरा कितना आया है 9 आया है। LCM कितना आया, मुझे निकालना है LCM, उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। अब देखो, या तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड कर लो, या फिर आप 9 को नीचे ले आओ और डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो 306 × 657, 9 मैं इसके नीचे लेके आ रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, किसकी आ जाएगी, LCM की। कौन से टेबल से कट रहा है, 3 से जा रहा है जी। 3 3 ज़ा 3 1 0 2 ज़ा, अगेन 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो दैट मीन्स मुझे 34 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 657 से। तो 657 इंटू 34, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 3 ज़ा 21, 17 18 और 1 19। ये आपका कितना आ जाएगा? 8 3 3 1 2 1। तो 2 2 3 3 8। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 3 3 और 8। ठीक है, लास्ट में आप आंसर भी थोड़ा सजा के लिख सकते हो, जो आपसे पूछा था एक्चुअल उसी फॉर्म में लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ 306,657 क्या होता है जी? 2 2 3 3 8 होता है। का क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। क्या कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है उसको सॉल्व करके चाहे जो भी आंसर आ रहा है उसके लास्ट डिजिट में क्या 0 आ सकता है, ये आपको चेक करना है। किसी भी नंबर n, नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए आपको जनरली चेक करना है। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी द डिविजिबल ऑफ 10। तो वो किसका डिविजिबल होना चाहिए? 10 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए। या फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो या तो वो 2 का डिविजिबल हो, 5 का, दोनों का डिविजिबल हो, 10 का हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n जो आपको गिवन दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 5 की पावर n नहीं है। तो अगर ये 2 इंटू 5 की पावर n होता तो हम कह सकते थे कि इसका लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है, क्योंकि 10 की पावर n बन जाती। बट ये तो क्या है? 2 इंटू 3 की पावर n है। So it can easily observe that 5 is not the prime factorization of 6 की पावर n। तो 6 की पावर n का 5 कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स क्या मतलब निकला कि 6 की पावर n विल नॉट बी द डिविजिबल ऑफ 5। ये पूरा जो है वो 5 का डिविजिबल नहीं है, और अगर ये पूरा 5 का डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो 6 की पावर n का कभी भी लास्ट डिजिट में 0 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर्स क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो इनको कॉम्पोजिट नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब निकला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये मतलब निकला कि अगर आपको कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो आप उनको ब्रेक कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि मान लो अभी आपने लास्ट के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने सॉल्व भी किया था, इसको आप लिख लो पहले। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी expressed as a product of its prime number, as a product of its prime numbers, product of its prime numbers। मतलब जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी थ्योरम का, इसी स्टेटमेंट का हम अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे एक बार देख लेते हैं। पहला नंबर जो मुझे कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है वो क्या दे रखा है? सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। प्लस यहाँ पे लगा है
तो ये पूरा आपका एक नंबर है, ये पूरा आपका दूसरा नंबर है। दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, मेरे पास 13 कॉमन है, तो 13 मैं कॉमन ले सकती हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे 7 × 11 बचेगा, प्लस यहाँ पे 13 था, 13 ही ले लिया तो 1 बच जाएगा। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 13 77 + 1 13 × 78, बट 78 मुझे पता है 13 के टेबल में आता है। 13 के टेबल में 78 कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को लिख सकती हूँ 13 × 6, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो मैं कह सकती हूँ ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जो है, ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन ये है, ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो हमने इस चीज़ को तो प्रूफ कर दिया। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बस आपको इस वाले को और कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये फंडामेंटल थ्योरम आप लोगों को समझ आ गई है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर नहीं आई है तो कमेंट करना, कमेंट में बताया जाएगा। फिर ऐसे समझना आए तो वैसे समझ आए, हर केस में आपका यही मोटिव रहना चाहिए कि मुझे समझना है, क्योंकि भैया इस बार आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अभी तक तो जो आप 9th में करके आए हो सो करके आए हो। ठीक है, सेकेंड नंबर मेरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इस केस में ये प्रोडक्ट वाला मेरा क्या है, एक नंबर है, और दूसरा नंबर मेरा क्या है, 5। दोनों नंबर्स में मेरे पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में मेरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, हाँ काफ़ी बड़ा नंबर है। 7 × 6 = 42 होता है, 4 × 3 = 12 × 24। तो 42 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 24 से। 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हो जाएगा 10 और 10, 1008 + 1 आ जाएगा, यानी कि 5 × 1009। 1009 मेरा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 5 मेरा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट को अगर मैं किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मेरा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो जब आपने दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ कर दिया तो आप लिख सकते हो कि आपका जो प्रूफ करने वाला पार्ट था वो आपने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को आप ओपन कर लें, सो दैट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है, उसको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक्स खोलो और क्वेश्चन को समझो। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड क्या जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ जा रहा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उस पूरे गोल सर्कुलर पाथ का सिर्फ एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। लेकिन रवि थोड़ा पावरफुल है, रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम और सेम पॉइंट। मान लेते हैं कि उन्होंने एक ही जगह से स्टार्ट किया है और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है। देन आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब दोनों सेम पॉइंट पे एक ही टाइम पे कब मिलेंगे, मतलब कितने मिनटों के बाद वो एक ही पॉइंट पे जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ एक पॉइंट पे आगे जो है वो मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। तो आपने क्या देखना है कि सोनिया को कितना टाइम लगा। सोनिया को लगे 18 मिनट्स और आपने देखना है रवि को कितना टाइम लगा। रवि को लगे भैया 12 मिनट्स। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? तो दोनों का आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 18 का करो, क्या आएगा, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3।
12 का करोगे तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ओके, इनको लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के मल्टीपल्स आए, और 12 के कितने आ गए, 2 इंटू 3। ठीक है, अब सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो कॉमन को निकाल के अलग कर लेते हैं। वैसे एचसीएफ आपको निकालना नहीं है, बट क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए इसको ऐसे हमने किया। अब देखो एलसीएम मैंने आपको बताया था क्या होता है कि पहले तो जो कॉमन नंबर्स है उनको एक बार लिखना है, तो ये वाला 2 हम एक बार लिखेंगे, ये वाला 3 भी हम एक बार लिखेंगे, फिर जो बच गया वो आपको लिख देना है। तो 3 इंटू 2 हमारा यहाँ पे बच गया। फिर इनको आप सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6 होता है, और यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 है, और 6 6 ज़ा आपका 36 होता है। तो 36 इसका आंसर आ गया, मतलब 36 मिनट्स के बाद जो रवि है और जो आपकी सोनिया है वो दोनों एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे एंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, prove that root 5 is irrational। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। यदि वो एक इर्रेशनल नंबर है तो आपको उसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या मानना पड़ेगा, देखो कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठो सो दैट आपको चीज़ें साथ साथ यहाँ पे क्लियर हों। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है ना कि वो इर्रेशनल है तो मैं क्या मान के चलूँगी कि वो इर्रेशनल नहीं है। अगर वो इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या है, रेशनल है। रेशनल मान के चलेंगे और कुछ यहाँ पे चीज़ें करेंगे जिससे हम खुद को ही गलत साबित करके दिखा देंगे कि भाई जो हम मान के चले थे वो तो गलत निकला जी, और अगर वो गलत निकला तो वो क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लेके चल रही हूँ, रूट 5 लेके चल रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि रूट 5 मेरा रेशनल नंबर है, दैट मीन्स मैं रूट 5 को क्या लिख सकती हूँ, a/b फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे वेयर a and b आर को-प्राइम, वेयर a and b आर को-प्राइम, जहाँ पे मेरे a और b क्या है, को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब होता है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में प्राइम होने चाहिए, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम। दूसरी चीज़, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कॉमा b नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 को a/b फॉर्म में। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5b इक्वल्स टू a आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिल जाएगा, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, राइट। सही कर रहे हैं जी, हाँ जी भैया बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर इस 5 को मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। इसी चीज़ को लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मेरा a भी 5 से डिविजिबल होगा, लिख दो। दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a भी 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और अगर a 5 से डिविजिबल है तो इस a को मैं 5 का ही क्या लिख सकती हूँ, मल्टीपल लिख सकती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, लेट a इक्वल्स टू
लेट a इक्वल्स टू 5c। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, चाहे √5 को इरेशनल प्रूफ करना हो, √2 को, √7 को, √3 को, रूट फलाने को, हमें मैटर नहीं करता, सब में प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेते हो ना, तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली खुद से कर पाओगे। अच्छा, हमने क्या लिया है, हमने लेट करा है कि a जो है वो 5c है। a की वैल्यू को अब इसमें पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। put the value of a in equation first। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा यही याद रखना है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन 2 नंबर में ज़रूर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। हमने क्या बोला कि हम a की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे। ठीक है भैया, पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कर दो पुट 5b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर, बट a तो क्या है 5c है, तो मतलब मुझे 5c का स्क्वायर की वो बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू 25c²। 5 और 25 को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 5 पे जाएगा, क्या बचेगा 5 1 जा 5 5 जा, राइट। ओके, सो b² मुझे यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट b² मुझे क्या मिल गया 5c² मिल गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था जब a² बराबर आ रहा था 5b² के, तो हम कह रहे थे कि वो a² 5 से डिविजिबल है। सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे कि b² भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से ये पता चला दिस इम्प्लाइज दैट कि b² इज डिविजिबल बाय 5। b² किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, 25 ले लो, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 खुद भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी क्या है 5 से डिविजिबल है। तो हम एक कंक्लूजन पे आके पहुंच गए, किस कंक्लूजन पे आके पहुंच गए कि a और b दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों ही नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं। बट हम तो क्या मान के चले थे कि a और b क्या है को प्राइम है, मतलब वो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो केवल और केवल 1 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि a और b दोनों डिवाइड मतलब दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दिस शोज दैट, इसने क्या शो किया, दिस शोज दैट कि a एंड b दोनों डिविजिबल है 5 से, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों ही क्या है 5 से डिविजिबल है। बट ये इस फैक्ट के खिलाफ जाता है जो हमने मान के चला था। बट यहीं पे लिख दो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट होता है खिलाफ जाना, उसके अगेंस्ट होना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट a एंड b आर को प्राइम। इस फैक्ट के अगेंस्ट जा रहा है ना ये, इस फैक्ट मतलब इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, वो गलत था। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, वो रॉन्ग था। आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब √5 रेशनल तो नहीं रहा। तो √5 अगर रेशनल नहीं रहा तो √5 क्या बन गया, इर्रेशनल। हेंस √5 इज इर्रेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सेम मेथड लगेगा, यही मेथड तब यूज़ होगा जब आप √2 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हो, यही मेथड तब यूज़ होगा जब आप √3 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हो, √5
तो ऑलरेडी आपके सामने है √7, √8 हो गया। मतलब जिस भी नंबर को आप सॉल्व कर रहे हो उसको अकेले नंबर अगर आपको दे रखा है रूट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट √3 + 2√5 इज इर्रेशनल। 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखते हैं एक बार फटाफट। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो अच्छे से समझाया था कि जब भी हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम उस नंबर को रैशनल मान के चलते हैं और फिर अपने ही सपोजिशन को, जो हमने सपोज किया है, उसको गलत प्रूफ करते हैं और क्या कह देते हैं कि कोई भी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो कैसे करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या मान के चल रहे हैं, रैशनल मान के चल रहे हैं। अगर रैशनल है तो कोई भी नंबर जब रैशनल होता है तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको रैशनल कह रहे हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 2√5 को a/b फॉर्म में लिख सकती हूँ। और a/b, a और b कैसे नंबर होने चाहिए, जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। co-prime का मतलब समझो यहाँ पे क्या होता है। co-prime का नंबर होता है कि a और b का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, तब आप उसको रेशनल नंबर बोल सकते हो ना। तो a और b कैसे होने चाहिए, co-prime होने चाहिए। मतलब उनको डिवाइड करने वाला केवल 1 या फिर वो इटसेल्फ खुद होने चाहिए और कोई नंबर उसको डिवाइड ना करता हो। ये आपका को-प्राइम का मतलब होता है। और दूसरी चीज जो रेशनल नंबर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसको डिफाइंड बताने के लिए, वो ये होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो b ≠ क्या होना चाहिए, 0। b ≠ मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे भैया, 0 होना चाहिए। समझ आ रही है। अच्छा, अब आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रूट वाला पार्ट है, मतलब इरेशनल वाला पार्ट है, जिसको हमें इरेशनल यहाँ पे दिखाना है, उस पार्ट को आप यहाँ पे छोड़ दो। और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो सिर्फ नंबर है, उसको आप राइट साइड ले आओगे। तो a/b माइनस क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, b आ जाएगा। तो a - 3b आ जाएगा। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे रूट वाले नंबर को सिर्फ यहाँ पे छोड़ना है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको छोड़ना है, √5 को छोड़ना है, तो 2 मैं यहाँ पे ले आऊंगी। तो √5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √5 = a - 3b डिवाइडेड बाय 2b, राइट। अब देखो राइट साइड मेरी क्या है, a - 3b अपॉन 2b, जहाँ पे a और b क्या है, को-प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ये निकला कि जो मेरी राइट हैंड साइड है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर RHS इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे RHS क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर RHS एक रेशनल नंबर है, बट LHS में मुझे क्या दिख रहा है, √5 दिख रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में √5 को इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे प्रूव किया था। हम कह रहे हैं कि हमारा जो RHS है ना, वो एक रेशनल नंबर है, बट LHS जो है वो तो √5 है जी। तो LHS क्या है, एक इरेशनल नंबर है। LHS इज इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ आया क्या लिखा हमने, ये लिखा कि RHS तो यहाँ पे रेशनल नंबर है और ये यहाँ पे इरेशनल नंबर है। क्या कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता
तो हम जो कर रहे हैं ये सब, वो सब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो सब रॉन्ग चीज है। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सो कॉन्ट्राडिक्ट होता है खिलाफ जाना, फॉल्स करना उस चीज को। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये किस चीज के अगेंस्ट में बात कर रहा है, किस चीज के खिलाफ जा रहा है। फैक्ट दैट, किस चीज को खिलाफ बोल रहा है, दैट √5 इज इरेशनल, ये उस चीज के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि √5 को ये दिखा रहा है कि रेशनल होना चाहिए। पर भैया √5 तो हमें पता है कि इरेशनल होता है, इतने बेवकूफ तो हम नहीं है, नहीं हो ना इतने बेवकूफ। आप जानते हो ना कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो बताओ इनको कि हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, तो हम जो मान के चले थे वो गलत था। देयरफॉर लिखो या सो लिखो, आपकी चॉइस है। देयरफॉर आर अजम्पशन, अजम्पशन लिखो या सपोजिशन लिखो, वो भी आपकी चॉइस है। सपोजिशन का मतलब होता है जो चीज आपने सपोज करी थी, अजम्पशन का मतलब होता है जो चीज मैंने अज्यूम करी थी, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे। अगर जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, क्या मान के चले थे, रैशनल मान के चले थे, रैशनल हम गलत मान के चले थे, तो क्या बच गया, इररेशनल। हेंस 3 + 2√5 इज इररेशनल। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में ही आता है, चाहे ये आए चाहे अकेला नंबर आए, बट 2 मार्क्स में एक नंबर इरेशनल प्रूव करने के लिए जरूर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, हमें क्या प्रूव करना है कि हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या गिवन है, इरेशनल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। वेरी इजी पार्ट। देखो, जब भी आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल है, तो आप उसका अपोजिट मान के चलोगे। आप ये मान के चलोगे कि जो भी आपको नंबर दे रखा है वो एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या मान के चल रहे हैं कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, हमेशा a/b की फॉर्म में लिखते हो। वेयर A and B are co-prime, where A and B are co-prime। co-prime क्या होता है भैया, co-prime समझने वाली बात है। co-prime का नंबर ये होता, co-prime का मतलब ये होता है कि जो भी आपके A और B हैं उसका 1 के अलावा या itself के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो A/B है ये किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड अगर ना हो तब उस केस में हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को-प्राइम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे वो रेशनल नंबर बनेगा, डिफाइंड होगा, वो ये है कि हमेशा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही आपका 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है चीजें। अब देखो, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो √2a आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b² = 2a² मिल जाएगा। अगर मैं b² को 2a² लिख पा रही हूं तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, इसका मतलब मेरा हुआ कि b² जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तभी तो उसका मल्टीपल है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट b² इज डिविजिबल बाय 2।
बी स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो अगर 25 मेरा 5 से डिविजिबल है तो 5 भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। समझ आ रही है चीज़ें? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही है? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर b मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो b को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेट b इक्वल्स टू, b को क्या लिख सकती हूँ, 2c लिख सकती हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 का कोई मल्टीपल होगा, तो मैंने b को लेट कर लिया कि वो 2c के इक्वल है। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, नहीं पहले आप ऐसा करो, इसमें पुट ही कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन को पुट दिस इन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा पुट करेंगे तो, ये b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, 2c का स्क्वायर, और 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर मेरा क्या है, 4c स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, ऐसे कैंसिल आउट होगा। क्या बच जाएगा मेरा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2c के स्क्वायर के। यही मीनिंग होगा इस चीज़ का। इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि चीज़ें अलग अलग रहें। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो ये कुछ कुछ इस तरीके की ही आ गई। हमने क्या बोला था कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है तो ये जो है वो 2 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी क्या है, a स्क्वायर क्या आ गया मेरा, 2 का डिविजिबल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर क्या है, 2 का डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 2 का डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल अगर है तो a भी मेरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a भी 2 से डिवाइड करेगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमने क्या खोज लिया, क्या देख लिया कि b भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। बट अभी तो हम कह रहे थे कि a और b को प्राइम है, मतलब वो दोनों किसी सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं हो सकते, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वो सेम ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है कि जो हम अज्यूम करके चले हैं वही गलत है। तो आप लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है खिलाफ जाना, फॉल्स प्रूफ करना, गलत बताना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देख लो। अगर ये चीजें छोड़ाओगे, सिर्फ सॉल्व कराओगे तो मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट के कॉन्ट्राडिक्ट करता है दैट 1/√2 इज रेशनल, इसके खिलाफ जाता है। तो अगर इसके खिलाफ जा रहा है तो ऑप्शन क्या बचा, ये रेशनल तो नहीं निकला ना, तो ऑप्शन क्या बचा, इरेशनल का। तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि 1/√2 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, दैट इज 7√5। हमें 7√5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सेम मेथड से मेरे साथ यहाँ पे करो, सेम मेथड रहेगा इसका, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स है ही आप लोगों के पास। अगर एक बार भी आप मेथड को समझ लेते हो ना अच्छे से, तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, जब इंसान को कॉन्सेप्ट आता होता है ना तो चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7√5। 7√5 को मुझे क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है, अभी आपको बताया मैंने, हम क्या लेट करके चलेंगे, रेशनल। लेट 7√5 बी
अ रेशनल नंबर। हम मान के चल रहे हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, मेरे को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब होता है कि इसको डिवाइड करने वाला केवल और केवल 1 है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ऑल्सो b नॉट इक्वल टू मेरा 0 है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर 0 है तभी तो आपका रेशनल नंबर डिफाइंड होगा, अदरवाइज आप रेशनल नंबर को डिफाइंड भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 बच जाएगा यहाँ पे। इस तरफ क्या आएगा, a अपॉन 7b। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, इस तरफ मुझे √5 दिख रहा है, इस तरफ मुझे a अपॉन 7b दिख रहा है। √5 मेरा जो है वो क्या है, इरेशनल है। a अपॉन 7b, क्योंकि a और b तो को प्राइम है, तो a और b की कोई भी वैल्यू हो जिसकी वजह से ये को प्राइम आ रही हो, a और b की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही तो आएगा। अगर ये मेरा रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, हम इसको गलत नहीं कह सकते क्या? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा? नहीं। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सो इट शोज दैट, ये ऐसा शो करता है, इट शोज दैट RHS तो मेरा क्या है, RHS इज अ रेशनल। RHS तो मेरा क्या है, रेशनल है, बट LHS मेरा क्या है, इरेशनल है, बट LHS इज इरेशनल। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम सपोज करके चले हैं, जो हम मान के चले हैं वो गलत है। सो आर अजम्पशन होता है जो आपने अज्यूम करा है, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं। तो अगर हम गलत मान के चले हैं तो क्या हो जाएगा, हेंस 7√5 इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है, मतलब क्या बन गया, इरेशनल। तो 7√5 इज इरेशनल नंबर। 7√5 मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ आ रही है ना चीज़ें आप लोगों को? अब इसका ना एक थर्ड पार्ट और रह गया, वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 कवर हो जाएगी। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैंने आप लोगों के लिए सोची है, ये जो मंजिल बैच चल रहा है जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़, एक एक सारी चीज़ें डिटेल में समझा रहे हैं, जैसे ही आपकी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होती है फिर एक 1 शॉट सीरीज़ हम करेंगे जिसमें हर एक चैप्टर के वो क्वेश्चंस होंगे जो PYQs में आ चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर में है, जो RD शर्मा के हैं और जो आ सकते हैं। तो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं हर एक चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो की हम एक सीरीज़ निकालेंगे। तो वो भी अगर आप चाहते हो ना तो इस चैनल से अभी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और आ जाओ फटाफट से थर्ड पार्ट करने के लिए। क्या है थर्ड पार्ट, 6 + √2। इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो वही सेम, पहले रेशनल मान के चलेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, मान के चलेंगे रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b क्या होंगे, दोनों को प्राइम होंगे और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, b नॉट इक्वल टू 0। रूट को आप यहीं छोड़ सकते हो और जो आपका नंबर है उसको इस तरफ ले आएंगे, तो a अपॉन b माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि √2 किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b। क्या किया बताओ, क्या किया है हमने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करा है, एलसीएम। ओके, अब यहाँ भी सेम चीज़, इट शोज़ दैट, ये हमें क्या शो करता है, इट शोज़ दैट कि RHS मेरा क्या आया है, RHS इज़ रेशनल।
ये हमें ये शो कर रहा है कि RHS तो रेशनल है, बट LHS इज इरेशनल, बट LHS इज इरेशनल। दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। सो हमारा जो अजम्पशन है, जो हम मान के चले हैं, वो गलत है। सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम जो मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं। सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हैंस अगर हमारा अजम्पशन गलत है, हैंस 6 + √2 क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो इसके साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 को भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है। और इसके बाद अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है पॉलिनोमियल्स। 9th का पॉलिनोमियल्स तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें आपने 3 या 4 एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर ली थी। कितनी सारी आइडेंटिटीज़ थी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज में थी। तो ऐसा कुछ भी हमारे क्लास 10th का चैप्टर 2 में नहीं होने वाला। बहुत इजी रहने वाला है। गिनती की 2 ही एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी। पहली एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इजी, उसमें एक ही क्वेश्चन है ग्राफ वाले, और सेकेंड एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन हैं, उनके सब पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से कंसिस्टेंट रह के आगे बढ़ पाओ, पढ़ाई कर पाओ और लाइफ में एक अच्छे पॉइंट पे जा पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप लाइफ में एक अच्छे इंसान बन पाओ, वरना इतनी पढ़ाई और इतनी सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।